नमस्कार दोस्तों, MS वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रक्त एवं रक्त समूह के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका MS वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। आज रक्त एवं रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट भाग आज करेंगे। रक्षाबंधन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज रक्त एवं रक्त समूह के फर्स्ट भाग के बारे में पढ़ेंगे। आने वाले समय में दूसरा वीडियो और भी जारी करेंगे। तो पहले ये समझना जरूरी है कि रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक। रक्त को आमतौर पे हम दो भागों में विभक्त करेंगे। एक भाग जिसका नाम प्लाज्मा, दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक है जिसका नाम है प्लाज्मा एक भाग, और एक भाग है जिसका नाम है रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग, जो आमतौर पर जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है, और रक्त कणिकाएं के अंदर RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो पहले हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा क्या है। उसके बाद में रक्त कणिका, RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। प्लाज्मा तो प्लाज्मा में यह रक्त का 55% भाग होता है, और इस प्लाज्मा के अंदर ही रक्त का 45%, और प्लाज्मा के अंदर ही 90% होता है जल, और 10% अन्य कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो ये हुई प्लाज्मा की बारी। उसके बाद में नंबर आती हैं रक्त कणिकाएं। तो सर्वप्रथम रक्त कणिका में आती हैं RBC, लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं ये गोल तस्त्री नुमा होती हैं, और लाल रंग इसमें एक व्यंजक पाया जाता है, इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण इसका होता है लाल रंग। अब दोस्तों बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, हिम व ग्लोबिन। हिम एक रंजक है और ग्लोबिन होता है प्रोटीन। हिम ग्लोबिन प्रोटीन है, वो होता है 96%, और हिम होता है 4%। हिम में ऑक्सीजन को बांधने की और मुक्त करने की क्षमता होती है, जिससे कि ये ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक, सारे शरीर तक पहुंचाता है, जहाँ जहाँ पे भी जरूरत होती है वहाँ तक। तो हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के साथ हीमोऑक्सीग्लोबिन हीमोऑक्सी बनाता है, और ये अस्थायी होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HBC ये स्थायी बंध होता है।
और ये नाइट्रेट से भी क्रिया करता है, Sb+NO3। और इसमें क्या होता है कि इससे शरीर का रंग हो जाता है नीला। नीला रंग होने के कारण इससे मौत भी हो सकती है। और इससे एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम। और लाल रक्त कणिकाएं हैं, इसका जीवन काल 120 दिन इसका जीवन काल होता है। ये बनती कहाँ है? निर्माण इसका अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा। और जो ये नष्ट है ये होती हैं पलिया में। तो पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ हीमोऑक्सी अस्थायी यौगिक बनाता है। हीमोग्लोबिन CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड स्थायी बंध बनाता है। और हीमोग्लोबिन नाइट्रेट के साथ में Sbno3 यौगिक बनाता है, जो कि जिससे कि ये ज़्यादा होने पर शरीर नीला हो जाता है, इससे मौत भी हो सकती है। इस बीमारी को कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। और लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन का जीवन काल होता है। निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, जहाँ पे ये आरबीसी नष्ट होती है। लाल रक्त कणिकाएं ये कुल कणिकाएं की 99% होती है। और ऊंट व लामा में कैल्शियम पाया जाता है। ये हुई लाल रक्त कणिकाएं। इसके बाद में आती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। इसको WBC या ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। तो श्वेत कणिकाएं ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। शरीर में पुलिसमैन का कार्य करती है। श्वेत रक्त कणिकाएं, इसका जीवन काल 7 दिन होता है। ये भी 2 प्रकार की होती है। ये कुछ कण है, कणों की उपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार की होती है। जिन श्वेत कणिकाएं जिनमें कण उपस्थित हो तो उनको न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स आदि में वर्गीकृत करते हैं। तो लाल रक्त कणिकाएं 99% होती है कुल रक्त कणिकाएं की। ऊंट और लामा में इसका केंद्र पाया जाता है, बाकी में नहीं पाया जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC के बारे में पढ़ेंगे तो प्रतीक्षा तंत्र का निर्माण करती है, इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। और पुलिसमैन का कार्य करती है, क्योंकि शरीर की रक्षा करती है हमारी। 7 दिन इसका जीवन काल होता है, जिनमें कण उपस्थित, कणों के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया। जिनमें कण उपस्थित हो तो उनको न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स 3 प्रकार में बांटा जाता है। और यदि कण
उपस्थित न हो तो लिम्फोसाइट व मोनोसाइट में बांटा जाता है। इनकी संख्या 5 से 9,000 तक शरीर में होती है। और एलर्जी के समय शरीर में एलर्जी के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। एलर्जी के समय में इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो यदि कणों की उपस्थिति के आधार पर कण है तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, ठीक है। और लिम्फोसाइट, और यदि कण नहीं उपस्थित न हो तो लिम्फोसाइट व मोनोसाइट में बांटा जाता है। और इनकी संख्या 5 से 9,000 तक बंद मिली क्यूब आयतन में होती है। और एलर्जी के समय श्वेत रक्त क्या है, WBC है, उनकी संख्या है वो बढ़ जाती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का आमतौर पे इसका उपयोग रक्त का थक्का बंधने में सहायक होते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या के आधार पर शरीर में रक्त का थक्का बनने में ये प्लेटलेट्स सहायक होती हैं। और थक्का बनने में हिपेरिन के कारण बनता है। और प्लेटलेट्स इनकी संख्या कम होने पर या डेंगू रोगी के शरीर में इनकी संख्या कम हो जाती है। डेंगू रोगी के शरीर में इनकी संख्या कम हो जाती है। और अब भाई रक्त का थक्का बन जाता है, बाहर आते ही हमारे यहाँ पे शरीर से बाहर आते ही रक्त का थक्का बन जाता है, मतलब जम जाता है। तो फिर जब भी हम चिकित्सालयों में वगैरह कहीं भी देखते हैं रक्तदान होता है, तो फिर उस रक्त को कैसे रखते हैं, वो भी बाहर ही है, वो भी तो जमना चाहिए। तो इसीलिए चिकित्सालयों में वगैरह रक्त को जब हम बाहर रखते हैं तो उसको जमने से बचाने के लिए उसमें ऑक्जेलेट मिलाया जाता है। ऑक्जेलेट के कारण रक्तदान में लिया गया रक्त में ऑक्जेलेट के कारण रक्तदान में लिया गया रक्त में पोटेशियम ऑक्जेलेट व सोडियम ऑक्जेलेट मिलाते हैं। तो ऑक्जेलेट के कारण या रक्तदान में लिया गया रक्त में पोटेशियम और सोडियम ऑक्जेलेट मिलाते हैं, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता। तब उनको हम रखते हैं बाहर तो वो जमता नहीं है और रक्त हिपेरिन की मदद से जमता है। और जो रक्त नहीं जमता थक्का बनने के बाद, जो रक्त नहीं जमता अर्थात तरल भाग को सीरम कहते हैं। तो जो रक्त नहीं जमता है अर्थात जो तरल भाग होता है उसको हम सीरम कहते हैं। और रक्त
कणिकाएं प्लाज्मा में तैरती हैं। रक्त कणिकाएं वो प्लाज्मा में तैरती हैं। इसके बाद में RS फैक्टर, इसके बाद में हम पढ़ेंगे RH फैक्टर। तो क्या होता है कि कभी कभी रक्त कणिकाएं जब रक्त का आदान करते हैं तो एंटीजन वगैरह सेम होते हुए भी कभी कभी विरोधाभास हो जाता है और उसके कारण व्यक्ति या ग्रही की मृत्यु भी हो सकती है। तो उसमें RS फैक्टर का भी रोल होता है। आज हम RS फैक्टर को भी पढ़ेंगे। तो RS फैक्टर दो प्रकार के होते हैं, RS प्लस, RS माइनस, RS प्लस और RS माइनस। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ पे RS प्लस यही RS फैक्टर होता है और इसकी खोज रिसस नामक एक बंदर में की थी। रिसस नामक बंदर में खोज के कारण RH नाम पड़ा। तो RS फैक्टर ये भी सेम होना जरूरी है जब हम रक्तदान करते हैं। तो इस RS फैक्टर से संबंधित एक बीमारी होती है इरिथ्रोब्लैस्टिस बैसिलस। तो उसके अंदर क्या होता है कि यदि पिता का RS प्लस हो, माता RS माइनस हो, तो पहली संतान यदि RS प्लस फैक्टर में हो तब तो कोई नहीं, सामान्य हो जाता है। और पहली संतान के दौरान ही शरीर में उस RS प्लस के बच्चे के विरुद्ध में RS की वो जो एंटीबॉडी है वो निर्माण, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और अगली बार यदि RS प्लस वापिस हो जाए तो उसमें क्या होता है कि वो बच्चे की गर्भावस्था के दौरान ही मौत हो जाती है। इस बीमारी को इरिथ्रोब्लैस्टिस कहते हैं। तो धन्यवाद। अगले वाला एंटीजन एंटीबॉडी वगैरह हम अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।